यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कलाएं हैं, इन कलाओं में मानव ने अगर कोई सबसे पहले कला सही ढंग से सीखी थी तो वो कला कौन सी थी? चित्रकला। आपने सुना होगा कि पहले मनुष्य जंगलों में रहता था। जो जंगलों में मनुष्य रहता था उसको क्या बोलते थे? आदि मानव। वो मनुष्य कौन सा होता था? आदि मानव। और ये जो आदि मानव होता था, चित्र तो ये भी बनाया करता था। आदि मानव भी क्या बनाया करता था? चित्र बनाता था। अब आदि मानव देखो गुफाओं में रहता था। गुफाओं को शैलाश्रय हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? शैलाश्रय। तो इनके जो चित्र मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे? शैलाश्रयों से। यानी गुफाएं जो होती थी, गुफाओं में आदि मानव रहता था, यानी उनको हम क्या कह सकते हैं? शैलाश्रय। पर्वतों में जो आश्रय लिया, पहाड़ों में जो आश्रय लिया था, उस मानव का आश्रय स्थल जहां वो रहता था वो जगह कौन सी होता था? पर्वत। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? शैलाश्रय बोलते हैं हम लोग। ये आदि मानव का जो चित्र होता था वो रेखांकन के आधार पर होता था। इसके आधार पर होता था? रेखांकन के आधार पर होता था। जैसे मैं बताऊं आपको कि किसी मनुष्य का चित्र बना दिया और ये मनुष्य हो गया, है ना? पांव ले एक और बना देता हूं, बस। अब देखो रेखाएं दिख रही है, इसमें आपको क्या दिख रही है? रेखाएं दिख रही है। मान लो कोई जानवर बनाना है तो वो कैसे बनाते थे? है ना? ये क्या हो गया? चित्रकार में शुरू से देखो जोरदार रहा हूं। तो इस प्रकार से ये देखो, आप इन चित्रों में क्या दिखाई दे रहा है आपको? रेखाएं दिखाई दे रही है। किसका प्रयोग किया गया है? रेखाओं का प्रयोग किया गया है। तो रेखांकन के माध्यम से ये चित्र होते थे। आदि मानव के चित्र कहां से मिलते हैं? शैलाश्रयों से मिलते हैं। रेखाओं के माध्यम से ज्यादा चित्र बनाए जाते थे। ये चित्र आदि मानव क्यों बनाया करता था? क्यों बनाता था आदि मानव? खासतौर से शिकार विकार के या अपने आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देने के लिए कि कैसे शिकार किया जाता है, कौन कौन से जानवर होते हैं जिनका शिकार किया जाना है, कैसे किया जाना है, वो सारी चीज़ें सिखाने के लिए गुफाएं जो होती थी, शैलाश्रय जो होते थे, उनमें वो क्या बना जाया करते थे? चित्र बना जाया करते थे। आने वाली पीढ़ी उन चित्रों को देखकर ये सीखती थी कि ये जो शिकार होता है या कौन कौन से जानवरों का शिकार करना है, वो उन चित्रों के माध्यम से सीखती थी वो आने वाली पीढ़ियाँ। ठीक। तो अब ऐसे शैलाश्रय राजस्थान से भी मिले हैं। हालांकि हम मेन बात करेंगे, आपको ज़्यादा इधर से पूछते भी नहीं है। शैलाश्रयों में जैसे हम लोग बात करते हैं आलनिया, कौन सी जगह हो गया? आलनिया है, दर्रा है। ये कहां पर है? कोटा में है। अपने जयपुर में भी है बैराट। जयपुर में भी कौन है? इसी तरह से दर, जो कहां पर है? भरतपुर में है। तो इन स्थानों से क्या मिले हैं? शैलाश्रय। और इनमें क्या मिले हैं? रेखांकित चित्र मिले हैं, जो किसके हैं? आदि मानव के हैं। ये चित्र किसने बनाए हैं? आदि मानव ने बनाए हैं। तो पहले लिखे आप यही। आलनिया, दर्रा, आलनिया, दर्रा, ब्रैकेट में लिख लेना कोटा, है ना? बैराट, बैराट कहां पर है? और एक किला पढ़ा था हमने बैराट, टमाटर वाला, वो कहां था? बैराट, जो कुंभा ने बनवाया था, भीलवाड़ा में, है ना? तो आलनिया, दर्रा, बैराट, जयपुर, दर, भरतपुर इत्यादि स्थानों से आदि मानव के शैलाश्रय मिले हैं।
आदि मानव के शैलाश्रय मिले हैं जिनमें आदि मानव के रेखांकन चित्र मिलते हैं, रेखांकन चित्र मिलते हैं। आदि मानव के क्या मिले हैं? रेखांकन चित्र मिलते हैं। हमारे एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है वीएस वाकणकर। नाम क्या है उनका? वीएस वाकणकर। वीएस वाकणकर ने कुछ चित्र बनाए हैं, सॉरी कुछ शैलाश्रयों की खोज की है। और वो शैलाश्रयों की खोज उन्होंने जहां जहां की है, मुख्य रूप से हम बात कर सकते हैं चंबल घाटी, इसी तरह से काली सिंध घाटी, अपने माउंट आबू, इसके अलावा इडर और भी कई जगहों पर शैलाश्रयों की खोज किसने की? वीएस वाकणकर ने। और इन्होंने ये काम कब किया? 1953 में। तो 1953 में वीएस वाकणकर ने किसकी खोज की? शैलाश्रयों की खोज की। और मुख्य रूप से कौन कौन सी जगह? चंबल घाटी यानी कोटा के आसपास, काली सिंध घाटी यानी झालावाड़ के आसपास, माउंट आबू आप जानते हैं सिरोही में, और इडर यानी गुजरात में है। इडर कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पर शैलाश्रयों की खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वीएस वाकणकर को। तो लिखिए आप, वीएस वाकणकर ने 1953 में 1953 में चंबल घाटी, ब्रैकेट में लिख लेना कोटा, मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र है? कोटा, चंबल घाटी, लिख लिया। काली सिंध घाटी, काली सिंध घाटी कहां पर है? मतलब ये मुख्य रूप से क्षेत्र कौन सा होगा? झालावाड़ वाला। काली सिंध घाटी, माउंट आबू, इडर, माउंट आबू, इडर, इत्यादि स्थानों पर शैलाश्रयों की खोज की। इत्यादि स्थानों पर किसकी खोज की? शैलाश्रयों की खोज की। लिख लिया। ये एक नॉर्मल मैंने आपको ये बताया है कि चित्रकला जो है वो आदि मानव के समय से ही चली आ रही है। उसका विषय होता था शिकार से संबंधित, जंगली जानवरों से संबंधित। रेखाओं के माध्यम से वो चित्र बनाया करता था। ज़्यादातर उन चित्रों में क्या होती थी? रेखाएं होती थी। और पुराने समय से ही क्या बनाए जा रहे हैं? चित्र बनाए जा रहे हैं। अब आदि मानव कहाँ रहा करता था? जंगलों में, यानी शैलाश्रयों में। तो इसलिए उसके बनाए गए चित्र जो है वो किस में मिलते हैं? गुफाओं में मिलते हैं, शैलाश्रयों में मिलते हैं, है ना। अब हम लोग अगर राजस्थान की चित्रकला की बात करें तो राजस्थान की जो चित्रकला है, इसको पहली चीज तो यही है कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव कहाँ कहाँ से हुआ, कौन कौन सी चित्रकलाओं से हुआ। सबसे पहले हम लोग नामकरण की बात करेंगे। देखो भाई, राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? नामकरण की। एक नाम इसको दिया गया है राजपूत चित्रकला। एक नाम किसने दिया? राजपूत चित्रकला या राजपूताना चित्रकला, कोई दिक्कत नहीं है। राजपूत चित्रकला जो नाम दिया है वो मुख्य रूप से 3 लोगों ने दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आनंद कुमार स्वामी। कौन है? आनंद कुमार स्वामी, है ना। कुमार स्वामी सही लिखा है क्या मैंने? अलग अलग नहीं है, ये ऐसे ही लिखना है ना। थोड़ा बहुत आता है, हो सकता है तुम्हारी जितनी हिंदी नहीं आती होगी। और आनंद कुमार स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा था। इनकी एक किताब है, उस किताब का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग।
किताब का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग। इन्होंने ये किताब लिखी। एक तो आपको ये पता रखना है, आनंद कुमार स्वामी ने कौन सी किताब लिखी? राजपूत पेंटिंग। और इस किताब में उन्होंने राजस्थानी चित्रकला के साथ साथ में पहाड़ी चित्रकला को भी शामिल किया है। यानी कौन कौन सी चित्रकलाओं को शामिल किया है उसने? एक तो राजस्थानी चित्रकला और कौन सी? पहाड़ी चित्रकला। यानी उन्होंने राजपूत पेंटिंग जिसको कहा है, वो राजपूत पेंटिंग कौन कौन सी है? राजस्थान की और कौन सी? पहाड़ी। पहाड़ी में जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ की चित्रकला को भी उन्होंने किस किताब में शामिल किया? राजपूत पेंटिंग में शामिल किया। आनंद कुमार स्वामी की एक चीज आपको और याद रखनी है कि राजस्थान की चित्रकला जो है, इस राजस्थान की चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया है वो किसने किया है? किसने किया है? आनंद कुमार स्वामी ने। तो राजस्थान की चित्रकला का पहला वर्गीकरण जो किया गया, वैज्ञानिक वर्गीकरण, वो भी इसने किया है। दूसरे जो व्यक्ति है वो है ओसी गांगुली। और एक व्यक्ति है हेवेल। इन तीन लोगों ने राजस्थान की चित्रकला को क्या नाम दिया है? राजपूत चित्रकला। समझ गए ना? तो राजस्थान की चित्रकला के लिए राजपूत चित्रकला शब्द का प्रयोग जिस व्यक्ति ने किया है वो किसने किया है? आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और कौन है? हेवेल। ठीक है ना? लिख लिया इनको? और तो लिखो ना, साथ के साथ लिख लो इनको, तो साथ के साथ उतार लिया करो। और ये इधर में लिख क्यों रहा था? इसीलिए तो लिख रहा था। उतार लिया इसको? अब एक एक शब्द देखोगे फिर उतारोगे। इनमें एक काम करो, साथ के साथ उतारते रहना। अब उतार लिया? आगे वालों ने सबने उतार लिया? बेटा वो भोले और भोले रहोगे तुम, कभी तेज मत होना। तुम्हारे लिए मुझे इसे विशेष आंदोलन चलाना पड़ेगा। कई दिनों से सोच रहा हूं, बेटा बचाओ आंदोलन। पता है क्यों चलाना पड़ेगा? जैसे महिला सशक्तिकरण होता है ना, अब चलाना पड़ेगा पुरुष सशक्तिकरण। और एक संघर्ष करेंगे साथ में मिलके, पुरुष सशक्तिकरण आयोग का गठन करवाना है। देखो, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, ठीक है ना? क्योंकि ना तो तुम पढ़ते हो, ये इतिहास जो है, इतिहास में उठा के देख लो, हमेशा उसका रहा है जो शक्तिशाली रहा है। और शक्तिशाली हमेशा वो रहा है जिसके पास में ज्ञान होता है। अब आजकल हमेशा मैंने एक चीज़ देखी है कि पढ़ने के मामले में लड़कियां ज़्यादा आगे हैं आजकल। वास्तव में ईमानदारी से अगर कोई पढ़ाई करती है तो 100 में से 90 लड़कियां पढ़ती हैं और 100 में से 90 लड़के नहीं पढ़ते हैं। आंकड़ों में इतना डिफरेंट है ना? कहीं पर भी देख लो आप, खास तौर से स्कूल, कॉलेज में जब मैं क्लास लेता हूं तो वहां तो 10 लड़के बैठे होते हैं या 5 लड़के बैठे होते हैं, धीरे धीरे वो गायब होने लग जाते हैं। क्यों? वहाँ केवल और केवल कौन बैठी होती है? लड़कियां होती है। लड़कियों की संख्या ऐसे एज इट इज बनी रहती है साल भर, और लड़कों की संख्या जो है वो उत्तरोत्तर कम होती जाती है और अंत में जाते जाते विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है। तो इसलिए बेटा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उतार लिया आप तो? चलिए खैर, उतार लिया ना? फिर उसके बाद में अगर अगले व्यक्ति की हम लोग बात करते हैं, अगले नाम की बात करें, तो नाम दिया गया राजपूत कला। क्या नाम दिया गया? ये जो नाम दिया वो दिया था W.H. ब्राउन ने। W.H. ब्राउन ने
और W.H. ब्राउन ने एक ग्रंथ इसने लिखा था, एक किताब लिखी थी, और इसकी किताब थी इंडियन पेंटिंग्स। किताब का नाम क्या है? इंडियन पेंटिंग्स। तो इंडियन पेंटिंग्स में इन्होंने क्या नाम दिया है उसको? राजपूत कला नाम दिया है। लिख लिया? इसी तरह से एक नाम और दिया गया है, हिंदू कला। और हिंदू कला जिन्होंने नाम दिया है वो है H.C. मेहता। ठीक है ना? किसने दिया है? H.C. मेहता ने। और इन्होंने जो ग्रंथ लिख दिया, इनके ग्रंथ का नाम है स्टडी इन इंडियन पेंटिंग। स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स, ये इनकी किताब का नाम है। एक और नाम इसको जो दिया गया है वो दिया गया है राजस्थानी चित्रकला। कौन सा नाम दे दिया गया? राजस्थानी चित्रकला। और राजस्थानी चित्रकला जिसने नाम दिया है उसका नाम है राय कृष्णदास। और इनकी जो किताब है उस किताब का नाम है भारत की चित्रकला। कौन सी किताब है इनकी? भारत की चित्रकला। तो इस तरह से राजस्थान की चित्रकला को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, या कितने नाम दे दिए हमने? 4 नाम दे दिए। एक राजस्थानी चित्रकला, ये किसने कहा है? राय कृष्णदास ने कहा है ना? इसको थोड़ा छोटा कर लूं। आ गया क्या सब? दिख रहा है ना तुम्हें? अब देखो 4 नाम हो गए अपने। एक नाम कौन सा हो गया? एक तो ये हो गया, देखो राजपूत चित्रकला। एक नाम कौन सा हो गया? राजपूत कला। एक कौन सा हो गया? हिंदू कला। और एक कौन सा हो गया? राजस्थानी चित्रकला। इन नामों में देखो ज्यादा अंतर भी नहीं है। राजपूत चित्रकला, राजपूत कला और राजस्थानी चित्रकला, ये 3 नाम तो एक से हैं, है ना? ये ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपके लिए ये होगा। और इन सभी विद्वानों में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा हो जाएगा? आनंद कुमार स्वामी हो जाएगा। तो राजपूत चित्रकला नाम देने वाले कितने लोग हो गए? 3। एक तो कौन है? आनंद कुमार स्वामी। एक कौन हो गए? ओसी गांगुली। एक कौन हो गए? हेवेल। और राजपूत कला किसने कहा है? W.H. ब्राउन ने। हिंदू कला किसने कहा है? H.C. मेहता ने। और राजस्थानी चित्रकला किसने कह दिया? राय कृष्णदास ने। अब इनकी किताबें जो हैं, किताबें इसने कौन सी लिख दी? इंडियन पेंटिंग्स। इसने कौन सी लिख दी? स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स। और इनकी किताब कौन सी है? भारत की चित्रकला। अब सबसे महत्वपूर्ण अपने लिए फिर जो बच जाते हैं वो कौन से हैं? ये वाली चीजें। इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों के लिए है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से, तो वो कौन सी हो गई? आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? राजपूत पेंटिंग्स। और किस किस कलाओं को शामिल किया उन्होंने? राजस्थान की और पहाड़ी चित्रकला को शामिल किया है। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण यदि किसी ने किया है तो वो किसने किया है? इनमें यहां तक कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे बात करते हैं अपने। ये जो है ये तो नामकरण की बात हुई। ये तो सारा का सारा क्या है? नामकरण है। और नामकरण के बाद में एक चीज ये आती है, इसमें कुछ पुराने या कुछ ऐसे संग्रहालय हैं जहां पर हमारे पुराने चित्र संग्रहित है। कुछ तो मैंने आपको कल भी बात की थी हमने, 2-4 की। तो
चित्र संग्रहालय लिखवाए थे? अरे लिखवाए थे क्या? अब याद करो, देखो याद एक नहीं है तुम्हें। एक तो आपको लिखवाया था जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार। बेटा वो टीपो मत, टीपो मत, टीपना नहीं है। कहां पर है ये? ग्रंथ भंडार कहां पर है? जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग का परकोटा कैसा है? दोहरा परकोटा है। और उस दोहरे परकोटे को क्या बोलते हैं? कमरकोट या पाड़ा। बताया था ना कल। तो इसी जैसलमेर की बात कर रहे हैं हम। इसी जैसलमेर के किले में आपको बताया गया था जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार। अब इसमें कुछ ग्रंथ है, पुराने ग्रंथ है, उसकी हम बात करेंगे। पहले केवल हम उनके नाम लिखेंगे जो संग्रहालय है, जहां पर राजस्थान के पुराने चित्र संग्रहित हैं, उन संग्रहालयों की बात करेंगे। एक तो ये हो गया, एक चित्रशाला या रंगशाला, ये कहां पर लिखवाई थी? लिखवाई हुई है, पढ़ाई हुई है, कल ही पढ़ाई थी शायद। हाँ ऊपर देख के याद करो, लिखा हुआ है ऊपर। तीसरा है मान प्रकाश पुस्तक संग्रहालय। पोथी खाना। एक मैं बता दूंगा आपको, अलवर संग्रहालय, ये अलवर में है भाई, ठीक है। ये कहाँ है? इतनी थोड़ी बहुत मदद तो मैं करूंगा तुम्हारी। पोथी खाना हो गया, मान प्रकाश हो गया, चित्रशाला हो गई, चित्रशाला या रंगशाला हो गई, सरस्वती भंडार या सरस्वती पुस्तकालय, है ना। और भी खूब सारे हैं। चित्रशाला या रंगशाला कहां पर है? कहां पर है? आमेर में, तारागढ़, बूंदी। हाँ अब तो ऐसे बोल रहे हैं, याद था बस बताया नहीं। बताया था तो मैंने भी आपको एक बात बताई होगी, याद करो, है ना। ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं तो फिर याद दिलाता, क्योंकि बात मार्केट में फैल जाते, मतलब फैल सकती है बाद में। जोर से बोला करो, है ना। मान प्रकाश पुस्तक संग्रहालय कहां पर है? कहां पर है ये? मेहरानगढ़, जोधपुर। पोथी खाना जयपुर के सिटी पैलेस में है। अलवर संग्रहालय कहां है? और ये उदयपुर। एक कल अपने आया था सरस्वती पुस्तकालय भी आया था, और उस समय मैंने कहा था एक और है उदयपुर में, तो वो कल आया था, वो कहां पर आया था? कहां आया था? अरे कल लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? फतेहपुर दुर्ग जो है, या फतेहपुर का किला सीकर, जहां तेलीन का महल बना हुआ है, बताया था ना। पठान शैली में निर्मित किला कौन सा था? फतेहपुर का किला। तो उसी में एक सरस्वती पुस्तकालय है, और एक सरस्वती पुस्तकालय या सरस्वती भंडार कहां पर है? अपने उदयपुर में है। ये सारे के सारे क्या है? जहां पर हमारे कुछ चित्र संग्रहित किए गए हैं, चित्रों के संग्रहालय हैं, समझ गए ना। यानी चित्रों को संग्रहित करके यहाँ रखा गया है। और भी खूब सारी जगह मिल जाएगी आपको जहां पर पुराने चित्रों को क्या किया गया है? संग्रहित किया गया है। लिख लिया ना इनको। तो ये कुछ संग्रहालय याद रखना। सीधे सीधे ये प्रश्न पूछ लेते हैं। पोथी खाना कहाँ है? जयपुर। सरस्वती भंडार उदयपुर। मान प्रकाश पुस्तक संग्रहालय पहले भी आ गया था। चित्रशाला या रंगशाला पहले आ गया था, बूंदी। और जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जो है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। तो इनको थोड़ा सा पता रखना आप लोग। हमारे कुछ पुराने ग्रंथ हैं चित्रकला से संबंधित, हमारे कुछ पुराने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की बात करते हैं। तो लिखिए आप, राजस्थान के
चित्रकला से संबंधित ग्रंथ, पुराने ग्रंथों की बात कर रहे हैं हम। इन ग्रंथों में एक तो है ओग निरुक्तिवर्ती, एक तो कौन सा हो गया, ओग निरुक्तिवर्ती, है ना। और एक जो है अपने यहीं पर है, जो जैसलमेर में क्या नाम है उसका, याद है क्या आप लोगों को? एक तो ओग निरुक्तिवर्ती हो गया, एक और नाम आता है इसमें, अभी याद आ जाएगा, मैं लिखवा दूंगा। हाँ जी, 10 वैकालिका सूत्र, वेरी गुड, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, है ना। इनकी रचना जो हुई है वो कब हुई है? लगभग 1060 ईस्वी के आसपास। और ये दोनों के दोनों जो जहां रखे हुए हैं वो कहां पर रखे हुए हैं? जैसलमेर वाला जो लिखवाया था ना आपको अभी, जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार, और ये कहां पर है? जैसलमेर में है ना, अभी बात की थी हमने। और ये जो है राजस्थान के क्या है? प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है भाई। राजस्थान के जो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? ओग निरुक्तिवर्ती, और एक कौन सा है? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। कहां पर रखे हुए हैं? जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में रखे हुए हैं। और राजस्थान के ये क्या है? सबसे पुराने चित्रित ग्रंथ। चित्रित ग्रंथ जानते हो ना आप लोग? ऐसी किताबें जिनमें बीच बीच में क्या भी है? चित्र भी बना दिए गए हैं। वो कौन सी कहलाती है? चित्रित ग्रंथ कहलाते हैं। जैसे कई किताबें पढ़ते हैं ना आप लोग, साथ में किताब में क्या छपे हुए होते हैं? चित्र होते हैं। तो उस किताब को हम क्या बोल सकते हैं? चित्रित ग्रंथ बोल सकते हैं। इसी प्रकार से मेवाड़ से संबंधित भी है, वो मेवाड़ में बात कर लेंगे हम, ठीक है ना। मेवाड़ से संबंधित जो ग्रंथ है उनकी हम कहाँ बात कर लेंगे? मेवाड़ में। दो पढ़ेंगे हम, एक तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और एक पढ़ेंगे सुपार्श्वनाथ चरितम, ठीक है ना। या जो सुपार्श्वनाथ चरित या सुपार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर थे, उनसे संबंधित जो ग्रंथ था या उनके जीवनी से संबंधित जो ग्रंथ था वो कौन सा था? सुपार्श्वनाथ चरितम था। उनकी वहीं पर लिख लेंगे हम लोग जब मेवाड़ पढ़ेंगे। ये दोनों आपको याद रखना है। राजस्थान की चित्रकला से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो कौन कौन से हैं? ओग निरुक्तिवर्ती, और एक कौन सा है? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। और ये कहाँ पर है? जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार। और ये कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है। अब लिखिए आप नेक्स्ट। पहले राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण कर ले। तो लिखो आप राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण। राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण। ये जो वर्गीकरण करेंगे हम लोग, ये वर्गीकरण दो आधार पर होंगे, है ना। आधार क्या होगा इसका? भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार। किस आधार पर? भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर हम राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण करेंगे। ऐसा संस्कृति के ऊपर देखो भूगोल का प्रभाव होता है। जो संस्कृति होती है उसके ऊपर किसका प्रभाव होता है? भूगोल का। जैसे मान लो जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, वहाँ पर तो आप देखोगे वहाँ के लोग जो है आदिवासी टाइप के होंगे आज भी, या जनजाति क्षेत्र वहाँ पर ज़्यादा होंगे।
जहाँ मैदानी क्षेत्र होंगे वहाँ के लोग अलग होंगे, उनकी संस्कृति अलग होगी, है ना। अच्छा एक चीज़ और है, देखो पश्चिमी राजस्थान के जो बच्चे होते हैं आज भी पश्चिमी राजस्थान वाले पूर्वी राजस्थान वालों की अपेक्षा कला संस्कृति के मामले में ज़्यादा जानते हैं। पश्चिमी राजस्थान से है कोई? आप हो? तो पश्चिमी राजस्थान में आज भी जो राजस्थान का कल्चर है उसको बहुत महत्व दिया जाता है। देखो ऐसा मैंने सुना है और वास्तविकता में है भी ऐसा ही। जो भी पश्चिमी राजस्थान के विद्यार्थी होते हैं उनको कला संस्कृति ज़्यादा अच्छी होती है बजाय पूर्वी राजस्थान वालों के। हम लोग ज़्यादा जानते नहीं है, खासतौर से जयपुर वाले। जयपुर वालों की तो हालत ही खराब है, कला संस्कृति की बात करते हैं तो उनको तो कई शब्द ही पता नहीं होते, है ना। जबकि पश्चिमी राजस्थान वाले ज़्यादातर अपनी संस्कृति से, राजस्थान के कल्चर से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इसका वर्गीकरण हम किसके आधार पर करेंगे? भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर। 4 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। राजस्थान की चित्रकला को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। इन 4 भागों में एक भाग तो हो गया अपना मेवाड़। एक तो कौन सा हो गया? एक हो जाएगा इसमें मारवाड़। एक कौन सा हो जाएगा? ढूंढाड़। और एक कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती। तो राजस्थानी चित्रकला के कितने भाग हो गए? 4 भाग। अब आप लोग देख लो, मेवाड़ दक्षिणी भाग राजस्थान का, है ना। मारवाड़ पश्चिमी भाग हो गया। हम लोग बात करते हैं ढूंढाड़ की, तो उत्तर पूर्वी भाग हो गया। और हाड़ौती कौन सा भाग हो गया? लगभग दक्षिणी पूर्वी भाग हो जाता है। तो 4 भाग इसके हो जाते हैं और इनकी संस्कृति भी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। पश्चिमी राजस्थान की अलग होगी, पूर्वी राजस्थान की अलग होगी। इनमें भी मेवाड़ की थोड़ी बहुत अलग होगी, ढूंढाड़ की अलग होगी, मारवाड़ की अलग होती है, हाड़ौती की अलग होती है। तो ये जो वर्गीकरण हुआ है किसके आधार पर हुआ है? भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर। इसकी कुछ शैलियां हैं, फिर इसकी भी शैलियां होगी, इसकी भी शैलियां रहेंगी, इसकी भी रहेंगी। कई बार तो इनकी शैलियों से डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि निम्नलिखित किसी भी एक शैली का नाम देते हैं, ये शैली किस चित्र शैली की उपशैली है। तो इस तरह से डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। अब मेवाड़ वाली शैली की बात करते हैं, तो मेवाड़ वाली शैली में जो शैलियां हम लोग बता सकते हैं, एक तो कौन सी हो गई? चावन। एक तो कौन सी हो गई? चावन। एक आती है इसमें उदयपुर। एक हो गई अपने नाथद्वारा। एक अपने आ जाती है देवगढ़। ये कुछ मुख्य इसकी क्या हो गई? उपशैलियां हो गई। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ की शुरुआत कहां से होती है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, अजमेर, किशनगढ़, सिरोही। ये सब की सब किसकी शैलियां है? मारवाड़ की है। ढूंढाड़ की बात करते हैं तो आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावाटी, उनियारा, ये इसकी मुख्य उपशैलियां है। और भी खूब सारी होगी, ठिकानों में भी होती थी। हाड़ौती की शुरुआत कहां से होती है? बूंदी से। बूंदी से क्या निकला? और कोटा से कौन सा राज्य बना? झालावाड़। खासतौर से वैसे 2 ही मानते हैं, बूंदी और कोटा, पर कौन सी मान सकते हैं हम लोग? झालावाड़ भी। अब देखो, आपको स्पेशली जिनका ध्यान रखना है वो कौन कौन सी है। एक तो आप इसका ध्यान रखोगे, एक इसका, एक इसका, है ना।
नागौर का तो आपको पता ही है कि ये किस में आता है, एक इसका भी ध्यान रखना। पहली चीज तो आपको ये 4 ही नाम याद करने हैं। प्रश्न ऐसे ही देता है, देखो सीधे प्रश्न आते हैं कई बार, जैसलमेर शैली किस शैली से संबंधित है, वो देगा, पहला दे देगा जैसलमेर, फिर देगा जैसे मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़। आप कौन सा करके आओगे, निश्चित तौर पर जैसलमेर करके आओगे। कैसे करके आओगे, जैसलमेर तो जैसलमेर में होगा ना, मारवाड़ तो अलग है। जबकि ये किससे संबंधित है, मारवाड़ शैली से संबंधित है। किसकी उपशैली है ये, मारवाड़ की, समझ गए। अब दिक्कत यहां होती है सिरोही। सिरोही किस शैली से संबंधित है, चित्र शैली, तो ये किससे है, मारवाड़। जबकि सिरोही किसके नजदीक ज्यादा हो गया, तो हमें क्या लगता है कि ये शायद किस में शामिल होगी, मेवाड़ में। कई बार इस अजमेर को लेकर भी रहता है, अजमेर में ही क्या है, किशनगढ़ है। तो इन शैलियों का पता रखना आप लोग, ये किससे संबंधित है, मारवाड़ से संबंधित है। इनमें अलवर का ध्यान रख लेना, उनियारा टोक में है उसका ध्यान रख लेना। बाकी तो आपको पता है आमेर, आमेर के बाद में राजधानी जयपुर, और आमेर के शासकों को ये एक शाखा कौन सी होती थी, शेखावत, और उनका क्षेत्र कौन सा होता था, शेखावटी। ये आपको पता रह जाएगा। हाड़ौती वाला क्षेत्र तो आपको पता रह जाता है ना। 12 कोई शैली नहीं थी भाई, 12 कोई शैली नहीं थी, क्योंकि 12 तो बना ही बाद में है। अरे 12 तो बाद में बनाया ना, आज़ादी के बाद में। तो इस तरह से ये अपनी कौन सी हो गई, मुख्य मुख्य शैलियाँ हो गई 4, और उनमें शैलियों की बात करते हैं या उपशैलियों की बात करते हैं तो ये उनकी मुख्य मुख्य शैलियाँ रह जाती है। हालांकि इसमें बेंगू, केलवार वो भी रहते हैं, उस ठिकाने भी रहते हैं, लेकिन आप तो इतने से नाम ध्यान रखना बस। समझ गए यहाँ तक, ठीक। लिखो आप एक लाइन, राजस्थान की चित्रकला का जनक, राजस्थान की चित्रकला का जनक किसको माना जाता है, महाराणा कुंभा को माना जाता है। महाराणा कुंभा को माना जाता है। अब राजस्थान की जो चित्रकला है इस पर किस किस का प्रभाव है भाई, राजस्थान की जो चित्र शैली है इस पर किस किस शैलियों का प्रभाव है, कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव है। एक तो जैन शैली, कौन सी शैली का, एक कौन सी शैली का है, गुजरात शैली का, है ना। एक कौन सी शैली हो गई, अपभ्रंश शैली का। और ये जो प्रभाव हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, प्रारंभिक। शुरुआत में जो प्रभाव रहा वो कौन कौन सी शैलियों का रहा, जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली। और कालांतर में कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा, मुगल शैली, है ना। बाद में कौन सी का पड़ा, मुगल शैली का पड़ा। अब हम ये कह सकते हैं राजस्थान की चित्रकला में प्रारंभ में, शुरुआत में कौन कौन सी शैलियों से प्रभावित थी, जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली, और बाद में कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा, मुगल शैली का। ठीक, उतार लिया इनको, क्योंकि बाद में देखो मुगल शैली का प्रभाव, यानी मुगल आ गए थे और मुगल अधीनता स्वीकार करने लग गए थे राजस्थान के शासक। तो मुगलों की अधीनता में जाने के बाद कला संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा, और मुगलों के साथ कला संस्कृति का समन्वय होने लगा। उस समन्वय में किसका समन्वय भी हुआ, चित्रकला का भी हुआ। कुछ चीज़ें जो थी, जैसे मान लीजिए राजसी ठाट बाट है, इसी प्रकार से अंतःपुर यानी महल के अंदर के दृश्य हैं, ठीक है ना। ये सारी जो चीज़ें होती थी वो किसका प्रभाव दिखाई देता है अपने ऊपर, हमारी चित्रकला पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। लिख लिया यहाँ तक। पहले वाली राजस्थान की चित्रकला जो होती थी ना, वो भक्ति वक्ति से संबंधित ज़्यादा होती थी, ठीक है ना, या ऋतुओं से संबंधित होती थी। और अब मुगलों के प्रभाव के बाद में राजस्थान की चित्रकला पर प्रभाव ये पड़ने लगा कि राजसी ठाट बाट उसमें दिखाया जाने लगा, राजसी वैभव उसमें दिखाया जाने लगा, इसी तरह से अंतःपुर के दृश्य उसमें दिखाए जाने लगे। महिलाओं के वस्त्र जो थे वो झीने वस्त्र हो गए थे, पतले वस्त्र होते ना, वो उसका प्रभाव किसके बाद में पड़ा, मुगल प्रभाव के बाद में चित्रकला पर। ठीक, लिख लिया ना ये।
तो इनका प्रभाव मतलब जिनका प्रभाव पड़ा ये लिख ही लिया। अब जो है आप लोग लिखो, सबसे पहले शैली की बात करते हैं हम, मेवाड़। और मेवाड़ में हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? चावंड, उदयपुर। हालांकि इन दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। देखो, अरे भागो मत, इन दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। 2-3 फैक्ट अलग अलग होंगे बस, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 फैक्ट का फर्क पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट्स का फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, एक साथ ही पढ़ लेंगे। एक नाथ द्वारा शैली होगी, एक कौन सी होगी, देवगढ़ शैली। कुछ फैक्ट्स में इसको शामिल करेंगे हम लोग। हालांकि देखो चित्रकला के बारे में खूब सारे फैक्ट होते हैं, लेकिन मेन फैक्ट आपको लिखवाएंगे, जितने कम हो सकेंगे उतने। बाकी देखो फैक्ट तो याद करने पड़ेंगे, और समझ के याद करते रहोगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हमने एक चीज़ की बात यह की है कि देखो, एक तो जैन शैली का प्रभाव पड़ा है, एक गुजराती शैली का प्रभाव पड़ा है, एक अपभ्रंश शैली का प्रभाव पड़ा है। अपभ्रंश जानते हो ना आप लोग, क्या होता है अपभ्रंश? भाषा में भी होता है, भाषा में भी आप लोग देखते हो किसी शब्द का अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब क्या हो गया, किसी स्वरूप में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाएगा, अपभ्रंश कहलाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम कालूराम है, असली नाम क्या है, अब कालूराम को कालिया बोल दिया, थोड़ा सा नाम परिवर्तन हुआ, फिर कालियो है कि नहीं है, ये कालिया क्या हो गया, ये अपभ्रंश हो गया उसका, उस नाम का क्या हो गया, अपभ्रंश। नाम इस तरह से जो परिवर्तन आता है किसी भी भाषा में हो, भाषा के शब्दों में हो, या आप ये मान के चलो और भी कोई चीज होती है, चित्रकला में हो, शैलियों में जो परिवर्तन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस रूप को क्या बोलते हैं, बिगड़े हुए रूप को क्या बोलते हैं, अपभ्रंश बोल देते हैं। अब सबसे पहले मेवाड़ शैली की बात करेंगे। मेवाड़ शैली की विशेषता है कि राजस्थान की चित्रकला का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, मेवाड़ से। तो एक तो आपको यही पता रखना है कि राजस्थान की चित्रकला का उद्गम कहां से है, मेवाड़ से है। ये जो मेवाड़ शैली है इस पर अजंता शैली का प्रभाव है। किस शैली का प्रभाव है, अजंता शैली का प्रभाव है ना। कौन सी शैली का प्रभाव हो गया, अजंता शैली का, लिख लिया। अब देखो आप, हम लोग भारत की बात करते हैं, तो अपने एक जगह हो गए अजंता। हम किसकी बात कर रहे हैं, अजंता। अजंता कहां पर है, महाराष्ट्र में है। कहां पे है अजंता, चित्रकला का प्रसार इधर हुआ, कहां पर आ गया, गुजरात। और गुजरात में कौन सा प्रभाव था, जैन। कौन सा प्रभाव था भाई, ये अजंता बदलती बदलती इसका क्या हो गया, अपभ्रंश। अजंता बदलते बदलते क्या हो गया भाई, अपभ्रंश। अब यहां गुजरात से आगे आएंगे तो सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा, कौन सा राज्य होगा, मेवाड़। अब देख लो, हमने जो बात की ना अब तक वो सारी इसमें है, इसको समझ जाओगे सारी की सारी बात इसमें आ जाएगी। हमने पढ़ा राजस्थान की चित्रकला पर जैन, गुजराती और अजंता का परिवर्तन हो गया था, स्वरूप बदल रहा था, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपभ्रंश। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपभ्रंश हो गया साहब। तो राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव है, जैन, गुजराती और अपभ्रंश, क्योंकि वो यहाँ आते आते थोड़ी बहुत बदल गई थी, चेंज हो गई थी। दूसरी चीज, हमारी राजस्थान की चित्रकला का उद्गम मेवाड़। ये चित्र शैली गुजरात से फिर कहाँ पर आएगी भाई, मेवाड़ में आएगी। तो राजस्थान की चित्रकला का उद्गम कहाँ से हो गया, मेवाड़ से हो गया। तीसरी चीज, यहाँ अगर हम लोग बात करें कि किस शैली पर अजंता चित्र शैली का प्रभाव है, तो राजस्थान में सबसे पहले चित्र शैलियों का विकास कहाँ हो रहा है, तो अजंता चित्रकला का प्रभाव भी कहाँ पर दिखाई देगा, मेवाड़ में। इसको समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना, अरे समझ गए ना इसको। तो अब ये जो शैली है
हमारी मेवाड़ वाली जो शैली है इस पर कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? अजंता की चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। अब मेवाड़ से संबंधित कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं। ये जो मेवाड़ चित्र शैली है इससे संबंधित कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं या पुराने ग्रंथ हैं जिनमें अपने एक तो नाम आता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। जब मेवाड़ आपको पढ़ाया गया था तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी वहां पर भी पढ़ाया था। इसकी रचना किसके समय में हुई? किसके समय में? तेज सिंह के समय में। किसने की थी? कमल चंद्र ने, है ना। तो इसकी जो रचना है 1260 ईस्वी में। किसके समय? तेज सिंह के समय में। किसके द्वारा? कमल चंद्र द्वारा। उसी समय आपको मैंने लिखाया था कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कोई है तो वो कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो ये मेवाड़ चित्र शैली का क्या है? ये प्रथम चित्रित ग्रंथ है भाई। एक तो आपको इसका पता रखना है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का। दो पहले आपको लिखवाई दिए, एक तो 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी और एक कौन सा था? ओग निरुक्तिवर्ती। और एक ये हो गया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और ये मेवाड़ चित्र शैली का है। और राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ पूछे जाते हैं तो वो कौन से हो गए? ओग निरुक्तिवर्ती और एक कौन सा हो गया? ठीक है ना। अब दूसरे की बात करें तो दूसरा है सुपार्श्वनाथ चरितम। सुपार्श्वनाथ चरितम, इसकी जो रचना हुई है वो रचना 1423 में। इस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? मोकल। मोकल के समय में। किसके समय में हो गया? और ये जो है इसकी रचना कहां पर हुई थी? देलवाड़ा सिरोही में। और इसकी जो रचना हुई थी, इसकी रचना कहां हुई थी भाई? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना कहां पर हुई थी? आहड़ में। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना तो कहां पर हुई? आहड़ में। और सुपार्श्वनाथ चरितम जो है इसकी रचना कहां पर हुई है? देलवाड़ा सिरोही में, है ना। तो अब दो ग्रंथ आपको याद रखने हैं, एक तो ऊपर लिखाई दिया और एक कौन सा हो गया? सुपार्श्वनाथ चरितम। रचना किसके समय हुई है? मोकल के समय। और ये जो ग्रंथ है कहां पर लिखा गया था? देलवाड़ा यानी सिरोही में। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जहां पर लिखा गया था वो जगह कौन सी थी? आहड़। ये तो पुराने चित्रित ग्रंथ है देखो, जिनमें चित्र मिलते हैं। क्लियर ये चीज? अब चित्र शैलियों की बात कर ले। यहां तक समझ में आ गया क्या? अभी तक देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। एक तो हो गया नामकरण, 4 नाम दिए गए थे। एक नाम दिया गया था, सबसे पहला लिखवाया था आपको राजपूत पेंटिंग या राजपूत चित्रकला। एक आपको नाम लिखवाया था राजपूत कला। एक नाम आपको लिखवाया था हिंदू कला। और एक कौन सा लिखवाया था? राजस्थानी चित्रकला। तो राजपूत चित्रकला किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी, ओ.सी. गांगुली
और हेवेल ने कहा था। इसके अलावा जो राजपूत कला है वो किसने कहा था? किसने कहा था? W.S. ब्राउन ने कहा था। फिर उसके बाद में हिंदू कला H.C. मेहता ने कहा था। और इसके अलावा राजस्थानी चित्रकला किसने कहा था? राय कृष्णदास ने कहा था। तो एक तो नामकरण हमने पढ़ा है अब तक। एक हमने पढ़ा है कि कौन कौन से संग्रहालय हैं मुख्य मुख्य जहां पर पुराने चित्र संग्रहित है, एक उनकी हमने बात की है। एक राजस्थान के चित्रों से संबंधित जो पुराने ग्रंथ हैं उनकी बात कर ली, जिन प्रभ सूरी ग्रंथ भंडार में मिले हैं या वहां पर रखे हुए हैं ये। और ये हम बात कर रहे हैं कौन से ग्रंथ है ये? मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित पुराने ग्रंथ है ये। समझ गए ना, मेवाड़ के हैं ये। क्लियर यहां तक? अब एक शैली लिखो आप। अरे समझ में आ रहा है ना? ये मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो याद नहीं होगा। ये चित्रकला की विशेषता है। इसमें देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है ये। और दूसरी चीज, ये टॉपिक इसमें थोड़े फैक्ट भी अधिक होते हैं। फैक्ट खूब सारे आएंगे देखो इसमें। जैसे कल ज्यादा फैक्ट नहीं आए थे। देखो मैं बताऊं, कल ज्यादा फैक्ट इसलिए लगे थे आपको कि हमने एक साथ खूब सारा पढ़ लिया था, इसलिए आपको ज्यादा फैक्ट लगे हैं। बाकी इसमें खूब सारे फैक्ट आएंगे, खूब सारे नाम आएंगे, खूब सारे चित्र आएंगे, है ना। तो पहली शैली लिखो आप, चावंड या उदयपुर शैली। एक साथ ही पढ़ लेंगे दोनों को। अब मुझे ये बताओ कि चावंड शैली की शुरुआत कब से हो गई? अरे चावंड शैली की शुरुआत कब से हो गई? किसके समय से होगी? हाँ, महाराणा प्रताप के समय से। क्योंकि चावंड को राजधानी किसने बनाया था? महाराणा प्रताप ने बनाया था, है ना। तो सबसे पहले चावंड शैली जो है, या उदयपुर शैली लिख लो आप। चावंड या कौन सी शैली? उदयपुर शैली। चावंड को राजधानी किसने बनाया? तो चावंड शैली की शुरुआत कब से हो जाएगी? महाराणा प्रताप से। बाद में आपको पता है अमर सिंह महाराणा बने, और अमर सिंह ने मुगलों के साथ में संधि कर ली थी, और फिर से उनका अधिकार किस पर हो गया था? उदयपुर पर हो गया था। तो चावंड शैली कहाँ पर चली गई अब? उदयपुर में। हालांकि उदयपुर में पहले भी चित्र बने हैं, जैसे हमने आहड़ की बात की है। आहड़ जो है वो कहाँ पर है? उदयपुर में है। अब चावंड शैली, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें एक महाराणा पढ़ने होंगे। वो महाराणा कौन से होंगे अपने? महाराणा प्रताप। एक तो कौन हो गए अपने? 4 महाराणा आपको पढ़ने हैं बस इसमें। एक हम लोग पढ़ेंगे अमर सिंह, एक महाराणा हम पढ़ेंगे जगत सिंह फर्स्ट, और एक महाराणा जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? संग्राम सिंह सेकंड। चावंड या उदयपुर शैली में हम 4 महाराणाओं की बात करेंगे। सबसे पहले, फिर किसकी बात करेंगे? और फिर उसके बाद में बस ये 4 महाराणाओं के नाम ध्यान रखना, आराम से याद होते जाएंगे। फिर ये इसकी शुरुआत, चावंड शैली की शुरुआत किसके समय हुई? जब महाराणा प्रताप बताया था या पढ़ाया था, उस समय एक चित्रकार बताया था महाराणा प्रताप के समय का। क्या नाम था उस चित्रकार का? अरे महाराणा प्रताप के समय का चित्रकार कौन था? निसारदीन, या इसी का नाम क्या भी मिलता है? नासिरुद्दीन। ये नाम भी मिलते हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब जो है श्री हुकमचंद जैन साहब ने जो लिखी है, उसमें निसारदीन नाम लिखा हुआ है। और जहाँ तक मुझे पता है गोपीनाथ शर्मा की जो किताब है उसमें भी वो नाम कौन सा लिखते हैं? निसारदीन लिखते हैं। तो दोनों ही नाम लिख लो, निसारदीन या नासिरुद्दीन। महाराणा प्रताप के समय के जो चित्रकार हुए थे चावंड में, वो चित्रकार कौन थे? निसारदीन या नासिरुद्दीन। इन्होंने एक चित्र बनाया था
महाराणा प्रताप के समय एक चित्र बनाया था, वो चित्र कौन सा था? डोला मारू। किसका चित्र बनाया था? डोला मारू का चित्र बनाया था, है ना। चित्र कौन सा है? डोला मारू। 1592 में बनाया गया था ये। वैसे सन आपको नहीं लिखनी है, ना याद करनी है, आप इतना सा ध्यान रखो, चावंड शैली की शुरुआत किससे हुई? महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप के समय के चित्रकार कौन है? निसारुद्दीन, या उन्हीं को क्या बोलते हैं? नासिरुद्दीन। और इन्होंने एक चित्र बनाया था, वो चित्र कौन सा था? डोला मारू। वो अपने चित्र थे ना, अब वो कहाँ गया? किधर? अरे तो उनको तो लाऊं, साइड से तो ले आएंगे। खैर इधर है। अरे वो डोला मारू आया था सबसे पहले। ये तो मैंने बदला ही नहीं था, ये कब बदल गया? अरे डोला मारू कहाँ गया? सेकंड नंबर पे। इसको ऊपर करूं? यार ये खूब तामझाम मेरे यार। अब आए तो नहीं वो गए भाई, वो ऊंट पे बैठे हुए थे और वो डोला मारू गायब हो गए साहब। इतना नीचा तो मैंने लिया ही नहीं था यार। हाँ नहीं आ रहे ना, चलो रहने दो, अभी देख लेते हैं अगर आगे आते हैं तो। कहीं वो इसको चेंज करने से तो चक्कर नहीं पड़ गया? इतनी देर की मेहनत बेकार हो गई यार। चलो कोई नहीं, डोला मारू का चित्र आप देख लेना यार, वो होना तो चाहिए। ये डोला मारू आ गया लेकिन चित्र नहीं आया। हाँ डिलीट हो गया वो, आपको कैसे पता चला? मैंने डिलीट किया था, तो फिर ये तो डिलीट नहीं हुआ। अगर अपने इसको खूब बैक ले जाए तो आ जाएगा? नहीं आएगा भाई, चलो छोड़ो। डोला मारू गायब हो गए। ऊंट पे सवार दो जनों की, एक महिला एक पुरुष की जो चित्र है वो कौन सा है? डोला मारू का चित्र है। उनकी कहानी भी है, आप लोग पढ़ लेना, मिल जाएगी आपको। अब वो कहाँ गए अपने वाले महाराणा प्रताप रे? ये तामझाम खूब हो गया यार आज। चलो तो महाराणा प्रताप के समय डोला मारू चित्र याद रखना है बस। फिर देखो इनके बाद में कौन आ रहे हैं? अमर सिंह के समय भी जो चित्रकार है वो कौन है? निसारुद्दीन है या नासिरुद्दीन है? और नासिरुद्दीन ने इनके समय पर दो चित्र बनाए भाई। एक तो कौन सा चित्र था? रागमाला। और एक कौन से चित्र थे? 12मासा। दो चित्र बनाए गए अमर सिंह के समय नासिरुद्दीन या निसारुद्दीन ने। वो कौन कौन से हैं? एक तो रागमाला और एक कौन सा चित्र है? 12मासा। रागमाला का मतलब है राग के आधार पर जो चित्र बनाए जाते थे उन चित्रों को क्या बोलते थे? रागमाला। होते थे ना राग रागिनी, 6 राग या 36 रागिनी, इसी तरह से होता है ना। तो ये जो राग होती है, पहले देखो राग भी, आजकल तो किसी भी समय कोई सी भी राग में आदमी चलता है। पहले क्या होता था? सुबह की राग अलग होती थी, दोपहर की अलग होती थी, शाम की अलग होती थी, अलग अलग राग होती थी, उनके अलग अलग नाम भी होते थे। जैसे यहां वो चित्र आया था अभी, एक चित्र जैसे ये वाला है ना, ये मालकोस राग का है, ये वाला चित्र है ना। बड़ा करे इसको,
अरे भाई जोरदार ही बात है भाई, चित्र जोरदार देख रहे हो तुम। अब दिखाई दिया, जैसे ये वाला चित्र है ना, अलग अलग रागों के चित्र है बस। और पहले मैं फिर बता रहा हूं, राग जो होती थी, अलग अलग राग का अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से राग होती थी, अलग अलग समय के हिसाब से राग होती थी। आज की तरह नहीं है कि आदमी एक ही राग में चलता था, ठीक है ना। समय के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार वो म्यूजिक में अलग अलग रागों का, रागनियों का प्रयोग करते थे। तो जैसे एक चित्र ये है अपने, ये 12 मासा का चित्र है। 12 मासा के चित्र में आपको क्या दिखाई देगा? 12 महीनों का चित्रण आपको दिखाई देगा। हालांकि थोड़ा स्पष्ट नहीं आया। ये दीपक राग का चित्र है, ठीक है ना। ये देखो वाद्य यंत्र भी दिखाई दे रहा है इसमें आपको, है ना। कौन सी राग है? ये दीपक राग है। ये 12 मासा का ये चित्र बढ़िया आया है, ये देखो आप, है ना। अब इसमें ये कौन सी ऋतु रही होगी? अरे 12 मास से यार, 12 मास में तो 3 4 5 ऋतु हो जाती है। कौन सी ऋतु लग रही है? ये वर्षा ऋतु लग रही है ना। देखो बादल देखिए आप, ठीक है ना। मोर आराम से बैठा है। अच्छा, मोर नाचता हुआ दिखाई देगा। ये तो खैर बैठा है, अभी नाचेगा बाद में। तो नाचता हुआ मोर दिखाई दे, इसी प्रकार से व्यक्ति सही स्थिति में दिखाई दे, मतलब एक तो गर्मी में दिखाई देगा, बनियान ऊंचा करके आदमी चित्र बनाया हुआ हो, तो वो कौन सा चित्र होगा? कौन सी ऋतु का चित्र होगा? वो गर्मी होगा। जीभ निकाल के पड़ा है आदमी, है ना, गर्मियों का चित्र होगा। या कोई पशु दिखाया जा रहा है जिसमें जीभ निकाला हुआ दिखाई दे रहा है, हाँप रहा है वो पशु। कौन सा पशु, मतलब कौन सी ऋतु का होगा? वो ग्रीष्म ऋतु का होगा। तो 12 मासा यानी 12 महीनों का चित्रण जो होता था, उन चित्रों को क्या बोलते थे? 12 मासा बोलते थे। और ये वाला जो चित्र है वो भी किससे संबंधित है? 12 मासा से संबंधित है। समझ गए ना। और 12 मासा चित्र अमर सिंह के समय किसने बनाया भाई? नासिरुद्दीन या निसारुद्दीन ने। 2 चित्र बना दिए इसने। अमर सिंह की एक और चीज आपको याद रखनी है, चावंड चित्रकला जो थी, या चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल अगर हम लोग कह सकते हैं, तो वो किसको कह सकते हैं? अमर सिंह के काल को कह सकते हैं। देखो 2 प्रश्न रहते हैं अपने, एक तो मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल, और एक किस चित्र शैली का स्वर्ण काल? चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल। तो चावंड चित्र शैली का कौन सा हो गया? अमर सिंह। अब जगत सिंह की बात करते हैं, तो जगत सिंह के समय का जो काल है वो मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल है। मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल, ठीक। एक चीज ये है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने उदयपुर में, इसने क्या काम किया था? उदयपुर में इसने एक संस्था की स्थापना की थी, जिसको बोलते हैं चितेरोरी ओवरी, या इसी को कहा गया है तस्वीरारो कारखानों। चितोरी ओवरी या तस्वीरारो कारखानों, इसकी स्थापना किसने की थी? जगत सिंह ने की थी। कहां पर की थी उसने? उदयपुर में की थी, ठीक। चितोरी ओवरी या तस्वीरारो कारखानों किसने स्थापित किया? जगत सिंह फर्स्ट ने। जगत सिंह फर्स्ट की अगर हम बात करें, इसको बाद में पढ़ लेंगे हम लोग, यहां से इनको भेज देता हूं मैं। इसके समय के जो चित्रकार थे, उनमें एक चित्रकार था जिसका नाम था साहिबदीन। चित्रकार का नाम क्या था? साहिबदीन। साहिबदीन ने भी क्या किया है? एक तो देखो व्यक्तिगत चित्र बनाए हैं इसने। साहिबदीन ने कौन से चित्र बनाए हैं? व्यक्तिगत। तो एक चीज तो आपको यही ध्यान रखना है कि इसने व्यक्तिगत चित्र बनाए महाराणाओं के। पूरा ही लिख देता हूं इसमें, महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए।
व्यक्तिगत जानते हो ना, जैसे मान लो आपका चित्र बना दिया, वो चित्र क्या हो गया? व्यक्तिगत। व्यक्ति विशेष के जो चित्र बनाए गए उनको क्या, कौन से चित्र बोला गया? व्यक्तिगत चित्र। लिख लिया? इसी तरह से साहिबदीन के अलावा इनके समय का एक चित्रकार और था जिसका नाम था मनोहर। उसका नाम क्या था? मनोहर। ठीक है ना? इसने रागमाला का चित्रण भी किया था। इसी साहिबदीन ने किसका भी किया था? रागमाला का चित्रण भी किया था भाई। अब किसी के दिक्कत ये हो रही होगी कि रागमाला का तो उसने चित्रण किया है, तो फिर ये कैसे कर सकता है? रागमाला से मतलब ये समझ के रखो आप, रागों से संबंधित, जो विभिन्न रागों से संबंधित चित्रकारी होती थी उसको क्या बोला जाता था? रागमाला बोला जाता था। तो रागमाला से संबंधित चित्र नासिरुद्दीन ने भी बनाए हैं अमर सिंह के समय, और रागमाला से संबंधित चित्र साहिबदीन ने बनाए हैं किसके समय में? जगत सिंह फर्स्ट के समय में बनाए हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। मनोहर का कोई चित्र विशेष नहीं है, आप इतना सा ध्यान रख लेना कि मनोहर भी यहां इस शैली का चित्रकार था। अगर हम लोग चौथे महाराणा की बात करते हैं तो चौथे महाराणा कौन थे? संग्राम सिंह सेकंड। और संग्राम सिंह सेकंड के काल की विशेषता यह है, एक विशेषता तो यह है कि मेवाड़ चित्र शैली में विभिन्न विषयों से संबंधित चित्रों की शुरुआत, यानी हम ये कह सकते हैं अमर सिंह के समय अलग अलग विषयों से संबंधित क्या की गई है? चित्रकारी की गई है। जैसे उन विषयों की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो विषय विशेष रूप से दो हैं। एक तो है कलीला व दिमना। एक विषय तो कौन सा है? कलीला व दिमना। और एक है मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, तो इनके बारे में भी चित्र बने हैं। अब ये जो है, ये मुल्ला दो प्याजा कौन था? अकबर का दरबारी था, और अकबर के दरबार में ये मतलब नवरत्नों में शामिल था। अकबर के जो नवरत्न होते थे उनमें कौन भी था? मुल्ला दो प्याजा। ये खाने में अक्सर दो प्याज खाया करता था साथ में, इसलिए इसको क्या बोल दिया? मुल्ला दो प्याजा। अगर ये राजस्थान वालों के पल्ले पड़ जाता तो राजस्थान वाले नाम निकाल देते मुल्ला दो कांदा, होता है नहीं होता? तो मुल्ला दो प्याजा अकबर के समय में था, और इससे संबंधित ये क्या करता था? चुटकुले सुनाया करता था, मतलब मजेदार बातें सुनाया करता था। कौन सुनाता था? ये मुल्ला दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा जो चुटकुले सुनाया करता था, जो मजेदार बातें सुनाया करता था, उनसे संबंधित जो चित्र बनाए गए वो किसके समय बनाए गए? संग्राम सिंह सेकंड के समय में। एक इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, कलीला व दिमना या कलीला दिमना के बारे में कई बार प्रश्न पूछा है, तो आप इसका स्पेशली ध्यान रखना। कलीला व दिमना क्या है? अरे कलीला व दिमना क्या है? पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उनका अरबी अनुवाद है। ये क्या है? पंचतंत्र का अरबी अनुवाद। और पंचतंत्र जो लिखा है वो किसने लिखा है? इसके राइटर कौन है भाई?
विष्णु शर्मा। रचयिता कौन हो गए? विष्णु शर्मा है। लिख लिया? पंचतंत्र में पहले भी आपको बताया है कि कोई राजा था, उसे अपने पुत्रों को शिक्षा देनी थी। पुत्रों को शिक्षा देने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया गया, विष्णु शर्मा को बुलाया गया, और विष्णु शर्मा ने जानवरों की कहानियों के माध्यम से उनको क्या दी थी? शिक्षा दी थी। आज भी आप छोटे बच्चों को देखो, आप ये नैतिक शिक्षा जो दी जाती है वो किस में दी जाती है? जानवरों की कहानियाँ होती है। एक शेर था, एक लोमड़ी थी, है ना, थ्रस्टी क्रो, सुनिए ना, थ्रस्टी क्रो की कहानी भी आपने याद की होगी, ग्रेडी डॉग, है ना, सुनिए कि नहीं सुनी? वो याद करवाई होगी ना आप लोगों को। वंस देयर वाज ए क्रो, इट वाज वेरी थ्रस्टी, इट वेंट हियर एंड देयर, बट ही डिड नॉट सा वाटर एनीवेयर। पढ़ा था नहीं पढ़ा था ये सारी कहानियाँ? तो वो सारी की सारी कहानियाँ जो है, यानी इस प्रकार की जंगलों की जो कहानियाँ थी, जंगलों से संबंधित, जंगली जानवरों से संबंधित जो कहानियाँ लिखी, वो किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने। ये कौन सी कहानियाँ थी? पंचतंत्र की कहानियाँ थी। जब अरबी लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने इन कहानियों का अनुवाद किस में कर दिया? अरबी भाषा में। और किस नाम से किया? कलीला व दिमना के नाम से। जैसे देखो कौन से चित्र हैं इनके, ये देखो, दिख रहा है कलीला दिमना? शेर और सियार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये कौन सी कहानी है? कलीला और दिमना का चित्र है, लोमड़ी वाली। आगे ना ये, हाँ जी। एक ये देखो, इसमें है क्या शेर? ये देखो ये वाले चित्र। बेटा तन तो काई भी लाग सके, तन तो कोई मिनट भी खाई लाग जाए जी को काय कर ले यार। तन बलाई लाग रही, बलाया ही देखियो तू। चिता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो एक चीज बताऊं आपको, जिस आदमी के पास में जो होगा वो वही देगा, है ना। कैसे देगा? एक एग्जाम्पल में बताता हूं आपको। एक बार की बात है, सर सैयद अहमद खां का नाम सुना है आप लोगों ने? सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे और एक यूनिवर्सिटी बना रहे थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब देखो पहले वाले लोग बेचारे दान लेकर काम करते थे, डोनेशन मांगते 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 किसी सेठ जी के पास गए, लाइन में लगे हुए थे। सेठ जी ने बुलाया कि हाँ भाई बताओ कैसे आए? अलीगढ़ मुस्लिम, ये जो अपने सर सैयद अहमद खां थे वो वैसे भी जाने पहचाने चेहरे थे उस समय। तो अब उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ फैला कर कहा भाई दान मांगेगा तो ऐसे मांगेगा कि साहब हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगा रहे हैं और उसके लिए हमें क्या चाहिए? दान चाहिए। आप भी अपनी क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार जो दान देना चाहे वो दे सकते हैं। उस सेठ जी जो थे थोड़ा चड़ोकला टाइप का आदमी था, उसने क्या किया, उनके हाथ में थूक दिया। हाथ में थूक दिया तो अब सर सैयद अहमद खां थे, उन्होंने इनको लिया और अपने जेब में डाल लिया और धन्यवाद कहकर चलने लगे। और सेठ जी का माथा खराब हो गया, यार मैंने तो थूका था, उसको लेकर भी जेब में और डाला है, हाथ चल दिया और धन्यवाद और बोल के गया। पीछे से भाग के गया, रुको रुको रुको, यार मैंने आपके हाथ में थूका था, आपने उसको जेब में क्यों डाला? कि देखो दान मांगना मेरा अधिकार था, मैंने आपको ये कहा कि आपके सामर्थ्य अनुसार दे दीजिए। अब आपके सामर्थ्य में आपकी औकात थूकने की थी, आपने थूक दिया, तो आपको ने जो दिया वो मैं सम्मान लूंगा और इसलिए आपके बस की बात जो थी आपने किया, मुझे लेना था मैंने ले लिया, रख लिया। फिर धन्यवाद बोलकर वो चले गए। सेठ जी का माथा खराब हो गया, यार गलत कर दिया भाई। और ये कहते हैं कि उसके बाद में वो सेठ जी गए थे और उन्होंने उस ज़माने में लगभग, शायद याद नहीं आ रहा मुझे, लगभग 2 लाख रुपए डोनेशन के रूप में दिए थे। 2 लाख रुपए बहुत अधिक होते थे उस समय। तो आप खुद देख सकते हो, मतलब जिस आदमी के पास में जो है ना,
वो देगा वही। कोई व्यक्ति होता है जाते ही माथामुड़ी करने लग जाता है, और एक आदमी ऐसा होता है जो बहुत शालीनता से बात करता है। तो बात वही है, आपको कोई गाली दे तो उसका भी बुरा मत माना करो। अरे भाई बेचारे के पास में, बापड़े के पास में है ही गालियाँ, वो तो वही देगा, वही देगा ना वो। भाई आप एक बात बताओ, किसी मटके में हाथ डालोगे, उस मटके में मान लीजिए कि हीरे हैं, तो हाथ में क्या आएंगे आपके? हीरे। और एक मटके में गोबर भरा हुआ है, उससे आपको क्या मिलेगा? गोबर मिलेगा। लोगों की टेंशन मत लिया करो ज़्यादा। बिल्ली आपको बिल्ली लगेगी भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। चलो खैर, एक देखो ये रही, अब ये क्या लग रही है? अब सेल लगेगा सबको, चाहे बिल्ली भी आएगी तो सेल लगेगा। ये देखो आप, ये वाले जो चित्र हैं, ये सारे के सारे चित्र कौन से हैं? कलीला व दिमना के। और कलीला व दिमना किसका अनुवाद है? पंचतंत्र की कहानियों का। कौन सी भाषा में अनुवाद है? अरबी भाषा में। और पंचतंत्र की कहानियां किसने लिखी थी? ठीक है ना, विष्णु शर्मा ने लिखी थी। समझ गए इनको? तो ये दो विषयों से संबंधित किसका चित्रण हुआ था? इस समय पर हुआ था। उतार लिया? अब मैं फिर एक बार बता देता हूं, हमने बात की है, देखो इन दोनों शैलियों को मिलाकर पढ़ा है हमने। कौन कौन सी शैली है? चावंड और उदयपुर शैली। ये इतने में दिख जाएगा ना आपको, या और छोटा कर लूं थोड़ा सा? अब दिख जाएगा ना? अब देखो एक साथ बात करते हैं, तो चावंड उदयपुर शैली शुरुआत किसके समय से हुई? महाराणा प्रताप के समय से। कौन थे चित्रकार? निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन। कौन सा चित्र बनाया? डोला मारू। डोला मारू ढूंढ लेना, वो अभी चले गए हैं। अमर सिंह के समय भी कौन था? नासिरुद्दीन या निसारुद्दीन। दो चित्र बनाए, रागमाला और बारहमासा। रागमाला क्या है? रागों के आधार पर जो चित्र बनाए जाते थे, रागमाला। बारहमासा यानी 12 महीनों का चित्रण जो होता था, ऋतुओं का जो चित्रण होता था, वो क्या था? बारहमासा। चावंड शैली का चित्र श्रवणकाल किसका समय है? अमर सिंह का समय है। जगत सिंह फर्स्ट का समय किसका श्रवणकाल है? मेवाड़ चित्र शैली का श्रवणकाल है। उसने उदयपुर में क्या बनवाया था? चितरौरी ओवरी, यानी चित्रकारों के लिए कमरा बनाया था, और उसमें चित्र बनते थे, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया? तस्वीरारों कारखानों। फिर साहिब दीन इनके समय पर था, जिन्होंने क्या बनाया? महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए। रागमाला का चित्र इन्होंने बनाया था। मनोहर भी था। तो देखो चित्रकारों में हमने 3 की बात कर ली। एक चित्रकार तो ये रहा, एक तो कौन सा पढ़ लिया? एक कौन सा हो गया? एक कौन सा हो गया? मनोहर। 3 चित्रकारों की बात कर ली। और फिर संग्राम सिंह सेकंड के समय विभिन्न विषयों से संबंधित चित्र बनाए गए, जिनमें मुख्य विषय 2 थे। एक कौन सा? कलीला व दिमना, और एक कौन सा था? मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। वो चुटकुले सुनाया करता था, उनके चुटकुले के आधार पर जो चित्र बनाए गए वो कौन से हो गए? मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। और कलीला व दिमना किसकी कहानियां हैं? पंचतंत्र की। किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने। इसका अरबी अनुवाद किया गया, वो क्या कहलाया? कलीला व दिमना। अब अन्य चित्रकार लिखो इस शैली के, आप इस शैली के अन्य चित्रकार लिखो, या चित्रकारों की बात करें। चित्रकारों में आपको देखो कौन कौन से पढ़ा दिए। एक तो कौन सा आ गया आपने? नासिरुद्दीन, या फिर कौन सा? निसारुद्दीन। एक तो ये हो ही गया। एक कौन सा आ गया आपने? साहिबदीन। एक कौन सा हो गया? मनोहर। ये 3 तो आ ही गए अपने, पहले आ गए। 3 तो पहले आ गए ना अपने। अब देखो और कौन कौन से बच रहे हैं। एक नूरुद्दीन भी था, नूरुद्दीन। इसने जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया था। इसने किसका चित्र बनाया था? इसने जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया था इसने, यानी व्यक्ति चित्र ये भी बनाया करता था। एक था अपनी नानाराम। नानाराम। नानाराम ने पारिजात अवतरण का चित्रण किया था भाई। इसने पारिजात अवतरण चित्र बनाया था। कौन सा चित्र बनाया? पारिजात अवतरण। ठीक है ना? पारिजात क्या होता है? एक पौधा होता है।
शायद जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जस्मीन, कौन सा, कल्पसूत्र, कल्प वृक्ष, क्या पता, शायद जस्मीन ही होता होगा। अभी मैं फूल बताऊंगा, देखो उसके, अगर ये इन्होंने लिए है तो मैं पहले बता ही देता हूं। ये देखो मुल्ला दो प्याजा, ये रहा, ये कौन है, ये कुत्ता आ गया इसके, ये वाले फूल जैस्मिन के ही है ना, हर श्रृंगार जिनको कहा जाता है। इसका पेड़ भी मैंने लिया था। ये वाला वो चित्र है जिसकी हम बात करें ना, पारिजात अवतरण। कौन सा अवतरण, पारिजात अवतरण, हम जिस चित्र की बात कर रहे हैं। ये देखो आप, ये कौन सा चित्र है, समुद्र मंथन का, जानते तो हो तुम लोग। अच्छा, ये जो पुरानी कहानियां होती है ना, इनका पता रखा करो। बड़े बूढ़ों में बैठोगे ना तो बहुत संस्कारी कहलाओगे। ऐसा होता है कई बार, जब भी खैर मैं तो इतिहास पढ़ाता हूँ, लेकिन कई बार बड़े बूढ़ों में बैठकर मैं ये पुरानी कहानियां बात सुनाता हूँ, कई बार राजा महाराजाओं की, तो बहुत बहुत जोरदार मानते हैं। ये मान लो बहुत संस्कारी छोरा है, धर्म से संबंधित बातें जानता है, और भी पुरानी बातें जानता है। उनको पता नहीं है इसका काम ये है मजबूरी है इसकी। खैर जो भी हो, बाकी संस्कारी लगता है। देखो तो ये वाला चित्र दिख रहा है आपको, समुद्र मंथन का दिख रहा है ना। समुद्र मंथन से, समुद्र का जब मंथन किया गया तो क्या क्या निकले थे भाई, एक तो अमृत निकला था, एक क्या निकला था, जहर निकला था, और एक पेड़ भी निकला था। वो पेड़ कौन सा निकला था, पारिजात का। तो पारिजात का जो पेड़ था, ऐसा विष तो किसको दे दिया था, अब विष को तो कौन पिए, महादेव जी को बुला ले भोले आदमी बोला इसको पी जाओ, इसका करेंगे क्या। महादेव जी सीधे आदमी पी गए साहब, नीले कंठ करवा लिए, नीलकंठ कहलाए उसके बाद में, है नहीं है, शरीर नीला पड़ गया उनका। तो जहर को तो पीकर वो रवाना हो गए शिव जी महाराज। अब अमृत के लिए लड़ाई भी हुई थी, आपको पता है। लेकिन इसी समुद्र मंथन से एक पेड़ निकला था। वो पेड़ कौन सा था, पारिजात का पेड़ था। तो इंद्र भगवान ने बोला कि ये मैं ले जाता हूँ, मेरे गार्डन में लगा दूंगा। जो कौन सा गार्डन था उनका, स्वर्ग में जो गार्डन था, वहाँ पर इसको लगा दूंगा। तो इस पेड़ को लेकर कौन चले गए थे, इंद्र लेकर चले गए थे। बाद में कहते कि कुंती ने एक शिव मंदिर बनवाया था, कुंतेश्वर महादेव मंदिर। तो अपने बेटे से उसने यही कहा था कि इस पारिजात के फूल लेके आओ। और पारिजात के फूल जो है वो क्या कहलाते हैं, हर श्रृंगार, जिसे आप लोग जैस्मिन बोलते हो शायद, अभी देखे थे ना फूल। तो इसके जो पुष्प हैं वो पुष्प क्या कहलाते हैं, हर श्रृंगार पुष्प कहलाते हैं। तो हर श्रृंगार के पुष्प मंगाए थे। अब अर्जुन आज्ञाकारी पुत्र था, वो स्वर्ग लोक गए, और स्वर्ग लोक जाकर उन्होंने क्या लेकर आए थे, वो हर श्रृंगार के पुष्प लेकर आए थे। ठीक है ना। तो पारिजात जो है, ये जो पौधा है, ये किससे निकला था, समुद्र मंथन से निकला था। यहाँ कहीं ना कहीं होगा, वो गौर से देख लेना तुम। बाकी ये वाला जो चित्र है समुद्र मंथन का है, और इसी समुद्र मंथन से कौन सा पेड़ निकला था, पारिजात अवतरण। और ये जो पारिजात अवतरण का जो चित्र बनाया है, वो चावंड या उदयपुर शैली में किसने बनाया है, किसने बनाया था, नाना राम ने बनाया था। समझ गए इसको, समझ गए ना। ये वाले वो हर श्रृंगार की हम जो बात कर रहे हैं, माता सीता जिन फूलों से श्रृंगार किया करती थी, वो फूल भी ये थे। रामायण देखिए, रामायण में देखना, माता सीता जो वहाँ जब चली जाती है, मतलब उनको किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण करने के बाद में, हाँ किडनैप एक ही बात है ना तो अपहरण करने के बाद में वो जिससे श्रृंगार करती है, वो इसी प्रकार के फूल होते हैं, सफ़ेद फूल होते हैं। समझ गए ना। देख लेना भले रामायण और देख लेना, गौर से नहीं देखा आपने श्रृंगार, अब देख लेना। तो ये वाले पौधे कौन से हो गए भाई, पारिजात। ठीक, ये किसने बनाए थे, नाना राम ने। फिर लिखो अगला, करपाराम, नानगराम, सॉरी गंगाराम,
और कौन थे? जगन्नाथ, ये आपको याद रखने हैं, है ना। तो ये कुछ चित्रकार जो हो गए वो कौन सी शैली के हो गए? चावंड या उदयपुर शैली के। अब मैंने आपको बताया था चावंड उदयपुर में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, एक दो फैक्ट अलग से पढ़ेंगे। जैसे हमने अलग से क्या पढ़ा, चावंड शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के समय से, चावंड शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह का काल, और मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कौन सा हो गया? जगत सिंह फर्स्ट का शासनकाल हो गया, है ना। आप लिखो, इसकी विशेषताएं लिखो आप, विशेषताएं। ये चित्रकार याद रखना भाई। अब फिर बता देता हूं, एक तो नासिरुद्दीन हो गया शुरू में, एक कौन सा था? साहिबदीन, जो व्यक्तिगत चित्र बनाया करता था। मनोहर, ये दोनों किसके समय हैं? जगत सिंह फर्स्ट के समय। ये किसके समय था? महाराणा प्रताप और अमर सिंह के समय। ये नूरुद्दीन भी क्या बनाया करता था? व्यक्तिगत चित्र बनाया करता था। नानाराम, कृपाराम, गंगाराम, जगन्नाथ, ये अन्य हैं। और नानाराम ने कौन सा चित्र बनाया था? पारिजात अवतरण। और पारिजात जो है वो क्या है? एक पौधा है जो स्वर्ग में लगा हुआ है, या जिसे जस्मीन आप लोग कहते हो। अभी फूल वूल आपको दिखाए थे, आप जस्मीन ही कहते हैं शायद मेरे हिसाब से। अब इसकी विशेषताओं की बात करें। विशेषताओं में एक तो रंग का पता रखना है आपको। रंग, अगर दोनों शैलियों के सम्मिलित रंग लिखते हैं तो रंगों में अपने आ जाते हैं लाल, पीला, हरा, नीला, सफेद। ये मुख्य रंग है। लाल, पीला, हरा, नीला, सफेद, ये मुख्य रंग है। अगर वृक्ष की बात करते हैं तो वृक्ष कौन सा हो जाता है? कदंब का वृक्ष। मतलब जिस वृक्ष का ज्यादा चित्रण हुआ है इन शैलियों में, वो किसका हुआ है? कदंब के वृक्ष का। ये पूछ लेते हैं चावंड शैली या उदयपुर शैली में ज्यादा किस वृक्ष का चित्रण हुआ है। स्पेशली इनमें अगर हम लोग केवल चावंड की बात करते हैं तो मुख्य कलर कौन सा हो जाता है? लाल, पीला। कौन सा हो जाता है? लाल, पीला। बाकी आप ये सारे ध्यान रखना, लाल, पीला, हरा, नीला और सफेद। कई बार मैं देखता हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं, अभी आगे हम बात करेंगे जब, जैसे मान लो नाथद्वारा शैली है, उसमें हरे और पीले कलर का प्रयोग ज़्यादा है। फिर देवगढ़ शैली का प्रयोग करें, देवगढ़ शैली पढ़ेंगे तो उसमें पीले रंग की प्रधानता ज़्यादा है। तो कई पढ़ाने वाले इतने ज़्यादा मैं मानता हूँ कि प्रतिभाशाली होते हैं कि वो ये भी कहते हैं ये दोनों आ जाए तो ये करके आना, ये दोनों आ जाए तो ये फलाना करके आना। ये फालतू बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, समझ गए ना, माहौल बनाने की बातें होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप याद रख लेना कौन कौन से कलर है, समझ गए ना। दूसरी चीज, वृक्ष जो है कौन सा हो गया? कदंब का। पक्षी, पक्षी कौन सा है इसमें मुख्य? चकोर। कौन सा पक्षी है भाई? चकोर। इसके अलावा इसकी विशेषताओं में एक तो जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जो आंखें हैं वो किसके समान है? मछली के समान, यानी मीना करते, है ना। तो मछली के समान आंखें। लिख लिया? कभी पुराने गाने देखो, पुरानी मूवी तो तुम नहीं देखते हो, पुराने गाने देखे हैं कभी? उनकी आंखें देखना, वो बड़ी बड़ी आंखें होती है, मछली के समान जो आंखें होती है। अच्छा, एक ये याद रह जाएगा आपको, चित्तौड़ मेवाड़ में था। चित्तौड़ किस में था? मेवाड़ में था। तो मेवाड़ चित्तौड़ का आकार भी कैसा था? मछली के समान। यही तो पढ़ा था ना, व्हेल मछली के समान किसका आकार था?
चित्तौड़ दुर्ग का। तो ध्यान रखने ना, मछली के समान जो महिलाओं की आंखें होती थी वो किस में होती थी? उदयपुर या चावंड शैली में। फिर अगर बात करें हम लोग पुरुष की बात करें, तो पुरुष जो होते थे वो गठीले शरीर वाले होते थे, जैसे जिम में जाया करते थे, मतलब इस तरह के गठीला शरीर। गिरवा यानी उनकी गर्दन जो छोटी होती थी, मतलब चित्रों में कैसी दिखाई गई है? छोटी दिखाई गई है। कई कई पुरुषों की तो गर्दन ही नहीं दिखेगी आपको, डायरेक्ट इसी रहेगा उसका। गठीला शरीर है, छोटी गर्दन या ग्रीवा, कद छोटा दिखाया गया है। कद क्या दिखाया गया है? कम दिखाया गया है, छोटा दिखाया गया है। अब आप जानते हो राजपूत कला हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? पगड़ी वगड़ी होगी कि नहीं होगी? होगी ना, पगड़ी इसमें है। ये कुछ पुरुषों की विशेषताएं हैं, इस प्रकार के पुरुष इसमें दिखाए गए हैं। लिख लिया? ठीक है ना। ये अपनी शैली कौन सी हो गई? चावंड। अब अगली शैली लिखो भाई, चावंड उदयपुर दोनों एक साथ पढ़ ली। अब कौन सी आएगी इसके बाद में? नाथ द्वारा। लिखो आप, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर का जो मंदिर निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? है ना। तो सिहाड़ में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया भाई? किसने करवाया? महाराणा राज सिंह। किसने करवा दिया? महाराणा राज सिंह ने, है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि जब नाथ द्वारा का मंदिर राज सिंह बना रहा है, तो इस शैली की शुरुआत किसके समय से होगी? राज सिंह के समय से। इस शैली का स्वर्णकाल भी कौन सा कहलाता है? इसी का काल कहलाता है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो इस शैली की शुरुआत किसके समय से होगी? महाराणा राज सिंह के समय से। और नाथ द्वारा शैली का स्वर्णकाल भी कौन सा हो गया? राज सिंह का समय हो गया, है ना। दूसरी चीज, अब इसमें ये थोड़ी लिखवाऊं इस शैली की शुरुआत राज सिंह के समय से हुई, लिखवाऊं क्या? जब नाथ द्वारा का मंदिर ही कौन बनवा रहा है? कौन से गांव में? सिहाड़ गांव में। तो इस शैली की शुरुआत भी उसी समय से होगी। फिर देखिए आप, इस चित्र शैली की जो विशेषता है वो ये है कि पिछवई चित्रण है। यहां कौन सा चित्रण? या पिछवैया। पिछवैया जानते हो क्या होता है? पिछवई जानते हो क्या? ये जो श्रीनाथ जी के जो मूर्ति है, इसके पीछे कपड़े पर जो उनकी रास लीलाओं की जो चित्र बनाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? पिछवैया कहलाती है ना। श्रीनाथ जी के जो मंदिर होता है उसमें दीवारों पर या मूर्तियों के पीछे क्या लगा दिए जाते हैं? पर्दे लगा दिए जाते हैं। और उन पर्दों पर क्या बना दिए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों को क्या बोला गया है? पिछवैया बोला गया है ना। तो ये लिखाऊं या समझ जाओगे? चलो लिखो पिछवैया। पिछवैया क्या होती है वो लिख लो। श्रीनाथ द्वारा
मंदिर में, श्रीनाथ द्वारा मंदिर में श्री कृष्ण के पीछे, श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे, सॉरी, श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़े पर रास लीलाओं का चित्रण, कपड़े पर किया गया रास लीलाओं का चित्रण, कपड़े पर किया गया रास लीलाओं का चित्रण, वो क्या कहलाती है? पिछवैया। ठीक है ना, क्या हो गया वो? पिछवैया हो गई साहब। लिख लिया। अब इस चित्र शैली में ये चित्र दिख रहा है आपको, है ना? इस चित्र में आपको ज्यादा कलर कौन सा दिख रहा है? एक तो, और ज्यादा कौन सा दिख रहा है? ज्यादा, अरे इसको छोड़ दो, बॉर्डर को, यहां बीच की बात करो तुम। मैं फिर कह रहा हूं कुछ, हाँ आप लोग सही उत्तर दे रहे हो। अब मैं कह रहा हूं इसके अंदर अंदर देखो आप, कौन कौन सा दिख रहा है? देखो पीला, और ये देखो हरा। तो मुख्य कलर जो है, इसका मुख्य रंग कौन सा हो गया? हरा और पीला, हरा और पीला। लिख लिया। अब इसमें आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं क्या? कौन सा पेड़ दिख रहा है? ये अशोक किसको दिख गया फिर? तुम्हें यार जो पेड़ होता है वो देख लिया करो यार। कमल का दिख रहा है, हाँ। और डोला मार, वो भी नहीं आए। अरे पीछे पेड़ देखो, किसके दिख रहे हैं? केले के वृक्ष नहीं दिख रहे? लिखो, मुख्य वृक्ष, प्रमुख वृक्ष जो है, नहीं भी दिख रहा तो लिखना केला ही है। केले का वृक्ष दिखता था, समझ गया? क्योंकि उत्तर में यही आएगा। लिख लिया। अब इसमें, इस चित्र में और क्या दिख रहा है आपको? सारा उत्तर इसी में है, देखो इस चित्र में है। गाय दिख रही है? दिख रही है कि नहीं? अरे मोर तो उड़ जाएंगे, रुक जाओ थोड़ी देर यार। तो गाय दिख रही है, और ये जो महिलाएं हैं, महिलाओं को किस रूप में दिखाया गया है? दासियों की तरह, है ना? नारी का चित्रण दासी रूप में किसमें हुआ है? नाथ द्वारा चित्र शैली में। एक और चीज, ये ऊपर आसमान में देवता देवता दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो आसमान में देवता किस चित्र शैली की विशेषताएं हैं? थोड़ा क्लियर नहीं आया यार, नहीं तो थोड़ा सा और समझ में आ जाता। चलो लिखो, ये जो दिख रहा है वो सारा लिख लो। प्रमुख वृक्ष कौन सा हो गया, और रंग कौन सा है? हरा और पीला। अच्छा, ये रंग तो ऐसे भी याद रह जाएगा, केले का रंग पहले हरा होता है, बाद में पीला हो जाता है। तो इसमें देखो आप कौन कौन से कलर रखे हैं हमने? हरा और पीला, है ना? लिखो, गायों का चित्रण, गायों का चित्रण, गायों का चित्रण। लिख लिया। फिर उसके बाद में लिखो आप, आसमान में देवताओं का चित्रण। मोर मत लिख लेना, नहीं तो तुम्हारे मोर बोल जाएंगे, ध्यान रखना। आसमान में देवताओं का चित्रण।
लिख लिया। महिलाओं को किस रूप में दिखाया गया है? दासी रूप में। देखो, महिलाओं को दासी रूप में दिखाया गया है। ये पूछ लेते हैं किस चित्र शैली में महिलाओं को दासी रूप में दिखाया गया है, तो वो चित्र शैली कौन सी हो गई? लिख लिया। अच्छा, यशोदा मैया का चित्रण भी किसमें होगा ज्यादा? इसी में होगा ना। तो लिखो यशोदा माता का चित्रण, मैया लिख लो, यशोदा मैया का चित्रण। लिख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो रहेगा आपके पिछवैया। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी रहेगी? पिछवैया। अब इसके प्रमुख चित्रकार लिखो भाई। इनमें नाम लिखो, बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, उदयराम, घासीराम करूं या घासीलाल करूं? घासीराम। घिशो भाई हो है चंपालाल है क्या कोई? चंपालाल लो भाई, चंपालाल आपका नाम लिख दिया, चंपालाल। उदयराम लिख दिया, घासीराम लिख दिया। इनके पूछने के चांस कम होते हैं, अब उनके नाम लिखना जिनके पूछने के चांस ज्यादा होते हैं। तो लिखो आप महिला चित्रकार, महिला चित्रकार। और महिला चित्रकारों में दो महिलाएं हैं, एक कमला और एक इलायची। इलायची राबड़ी हो सकती तो इलायची क्यों नहीं हो सकती है, बताओ आप। इलायची है ना, कमला और इलायची। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों कौन है? महिला चित्रकार है। ठीक, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाकी थोड़ा सा ये इसमें बचाएं, और चित्रकला जो है जल्दी जल्दी करवा देंगे। वैसे आज खाना आ गया।